तो बेटा जैसे श्याम सभी को आज अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा ये कंप्लीट फर्स्ट बुक जो आपकी है ये पार्टनरशिप के बारे में है। इसमें पूरा का पूरा पार्टनरशिप के बारे में दिया हुआ है। जरा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट है 1932। हमारे इंडिया में क्या बेटा पार्टनरशिप एक्ट है 1932। उस एक्ट के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ बना हुआ है। लॉ मतलब कानून। लॉ का मतलब क्या बेटा कानून बना हुआ है कि कोई पार्टनर आपस में कोई डील करता है तो कैसे करेगा। अगर कोई व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो उनका क्या रहेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल कितना लगाएगा, कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कैसे एडमिट होगा, फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल क्या होती है, गुडविल इज ए रेपुटेशन, गुडविल इज ए विच इज हेल्प, विच इज टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आपसे बोलो बेटा टिक्की खाते हैं, आपको सर आगरे वाले के मंगाना, कारण रेपुटेशन क्वालिटी। डोसा खाते हैं सर मद्रासी वाले का खिलाना, कुछ नाम बर्फी रेवाड़ी वाले की, समझ रहे हो, उसकी क्या बेटा रेपुटेशन है, उसकी क्वालिटी है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो वैसे ही पार्टनरशिप के अंदर जब पुरानी फर्म हो जाती है तो उसकी वैल्यू बन जाती है बेटा, उसका नाम चलने लग जाता है। वो जो नाम चलता है ना मार्केट में वही तो रेपुटेशन है, वही तो गुडविल है बेटा उसकी। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब दूसरा नया पार्टनर आ रहा है उस फर्म में, तो पुराने पार्टनर कहेंगे नहीं हमने मेहनत की है पास्ट में, तूने मेहनत है इसलिए तो मैं किसके पैसे दे, गुडविल के पैसे दे। वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, उसमें पार्टनरशिप पे क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे वो सब कुछ लिखा हुआ है। भाई मोर देन वन पार्टनर होना चाहिए, है ना। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। माइनर क्या होता है बेटा, जिसकी एज 18 ईयर से क्या है कम है। फिर कहते हैं माइनर को पार्टनर बना सकते हैं लेकिन प्रॉफिट में बना सकते हैं, लॉस में नहीं बना सकते। ये सब बातें आप ये मत समझना अकाउंट्स में लिखी हुई है, नो, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। सर ये लॉ है, कानून है, हाँ सर ये पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ोगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप एक पेपर लगेगा बिजनेस लॉ, नाम क्या उसका, बिजनेस लॉ, उसमें पढ़ोगे। अगर सीए करोगे तो सीए फाउंडेशन में पढ़ लोगे आप। ये लॉ का एक पेपर लगेगा, उसमें पार्टनरशिप एक्ट, गुड सेल्स एक्ट और कंपनी एक्ट, तो उसका बेसिक नॉलेज है सारी की सारी, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप एक्ट के इसके सारे प्रोविजन लगेंगे। अब थोड़ी सी कॉमन बातें बताता हूँ। देखो बेटा राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सिंगल व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम जो पैसे लगाएगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो कैपिटल किसका अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है। कैपिटल किसका अकाउंट होता है, ओनर का, ठीक है। अब सिंगल व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम उसको कैपिटल बोल देते हैं, ठीक है। अब दो व्यक्ति मान लीजिए ए और बी, दोनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, तो अभी भी बेटा ये कैपिटल है, अभी भी ये क्या है, कैपिटल ही है, लेकिन ये कितने व्यक्तियों की है और दोनों आपस में क्या है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। मतलब आप ये मत समझना कि 11th में कैपिटल पड़ी थी वो अलग है और अब पड़ी वो अलग है, नो वही है ये। लेकिन अब एक ही बिजनेस में दो व्यक्तियों का पैसा है, एक ही बिजनेस में 2% का पैसा लगा हुआ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बोल देंगे एज कैपिटल और बीज कैपिटल, बीज कैपिटल एक ही कैपिटल और बी की कैपिटल। बात समझ आ गई। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने ये सीखेंगे कि पार्टनरशिप के फंडामेंटली मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। उसको स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट में थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं, वैसे आपसे डिस्कस भी किया था।
बेटा कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में कहाँ आती है? क्या नाम है आपका बेटा? ध्रुव। कहाँ आती है ध्रुव? कैपिटल, डरना मत बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो। राम स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपी 1 लाख। राम ने 1 लाख रुपए लगा के क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना? 1 लाख। लॉजिक लगाना। कैश क्या है बेटा तन्नू? एसेट है। एसेट है। कैश क्या है? एसेट्स है बेटा। क्या है? एसेट्स। क्या है? एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होती है? दोबारा बोलो, एक बार और। फिर हम डेबिट नहीं करेंगे? आप खुद कह रहे हो कि कैश क्या होती है? डेबिट। हमने डेबिट कर दिया। दूसरा लॉजिक देखो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे आपने। क्या पढ़े थे? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ा था? एसेट्स ऑलवेज डेबिटेड। एसेट्स हमेशा क्या होगी? एंड लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिटेड। लाइबिलिटी हमेशा सीआर होगी। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड। एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे? डेबिट। और इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। इनकम हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। और इसके साथ दो होते हैं, ये समझ आएगी? देखो सिंपल है, एसेट डेबिट, एक्सपेंसिव डेबिट, इनकम क्रेडिट और लायबिलिटी क्रेडिट। सिंपल कंसेप्ट है। अगला, विच आइटम्स कम्स इनटू द बिजनेस, विच आइटम्स कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिटेड। जो आइटम बिजनेस में आएगी वो डीआर होगी, और जो बिजनेस से जाएगी वो, मेरे को इतना पता होना चाहिए, बाकी चीज आपको कुछ भी नहीं आता, वो मेरी गारंटी है। अब मेरी बात सुनो, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा 1 लाख रुपए लगा के। हमेशा ध्यान रखना, मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। बिजनेस इज ए सक्षम, बिजनेस इज ए दक्ष, सॉरी, बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। बिजनेस को हम एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। जैसे कि रिलायंस एक कंपनी है, मुकेश भाई अंबानी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। मुकेश भाई अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। हाँ, वो उसका मालिक है, मैं इससे एग्री कर रहा हूं, लेकिन रिलायंस अगर कोई प्रॉपर्टी लेती तो रिलायंस के नाम से रजिस्टर्ड होगी, वो मुकेश भाई अंबानी के नाम से नहीं होगी। मुकेश भाई अंबानी जो पर्सनल प्रॉपर्टी लेगा वो उसके नाम से आएगी। दोनों दोनों क्या है? अलग माने जाएंगे। इन द आईज ऑफ लॉ, इन द कानून की नजर में, इन द आईज ऑफ लॉ का मतलब कानून की नजर में वो कितने परसेंट है? 2% है। मतलब मुकेश भाई अंबानी का पर्सनल पैन नंबर, पैन नंबर समझते हो? पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं जिसको, पैन नंबर। सारी नॉलेज दे दूंगा फ्री में, टेंशन मत लो। पैन नंबर और रिलायंस कंपनी का पैन नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। आधार कार्ड तो ही और सी का ही बनता है बेटा, कंपनी का नहीं बनता। कंपनी का डीआईएन बनता है, सीआईएन बनता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई नहीं, बहुत अच्छी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? अब क्या करें, सीए वाले बच्चे रहेंगे सारे। अब ध्यान से सुनो, अभी अभी आपने सिखाया मेरे को, आपने सिखाया मेरे को कि एसेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। तो अपने डेबिट करें, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक लगाओ, राम ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। बताओ बिजनेस में क्या चीज आया? कैश आया कि नहीं आया ना? और अभी आपने बताया विच आइटम्स कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिटेड। डेबिट कर दो दी, बोलो कर दी कि नहीं कर दी? चलो, अब राम ने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राम जो बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है वो बिजनेस का क्या होता है? ओनर होता है। क्या होता है बेटा? और कैपिटल ओनर का अकाउंट होती है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। सारे बोलो किसको? ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। कैपिटल किसका अकाउंट होता है? क्लियर है? मैंने बिजनेस को कहा, बिजनेस बिजनेस मैंने बिजनेस करना है। कहता हाँ आ जा कर ले बिजनेस। मैं क्या, मैं आ गया। कहता ऐसे नहीं, पैसे ले गया तो मैं 1 लाख रुपए लाया और मैंने बिजनेस को दे दिए। कल को जब बिजनेस बंद करूंगा तो वो 1 लाख रुपए मालिक अपने घर पे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? वापस ले जाएगा। तो बिजनेस ने 1 लाख, मालिक ने बिजनेस को 1 लाख रुपए क्या दिए? उधार दिए। इसलिए ये कहा जाता है कि ओनर ने बिजनेस को पैसा उधार दिया है, तो ये बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। इसलिए कैपिटल को, अकाउंट को हमेशा क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं और सीआर साइड में लिखते हैं। बोलो बात समझ आएगी? तो कैपिटल हमेशा लायबिलिटी है किसकी? बिजनेस की। सर उसने 1 लाख रुपए लगाए, उसकी तो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल बेटा, यहां कंफ्यूजन दूर करो। उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी नजरों से देखोगे ना, किसकी नजरों से? राम की नजरों से इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस की नजरों से लायबिलिटी। समझ रहे हो? आप बोलते हो
ये मेरे फादर साहब है, पापा है। आपका जो फ्रेंड है वो कहेगा ये मेरे पापा है, वो ये कहेगा मेरा अंकल है। आपकी नजरों से फादर है आपके, उसकी नजरों से तो अंकल है, उसकी नजरों से फादर नहीं है। बात समझो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस का पैसा उसका लगा हुआ है ना, बिजनेस निकल बंद होगा तो पैसा वापस देना। थोड़ा हाइपर हो जाता, पढ़ाते हुए ध्यान रखना, घबरा मत जाना, ठीक है ना। तो ये पैसा वापस देना पड़ेगा, तो बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी। बोलो बात समझाएगी नहीं, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, सीआर होती है। बोलोगे कभी नहीं बोलो। अब मेरी बात सुनना, ये कैश क्या है बेटा, सारे बोलो, एसेट्स। और ये कैपिटल क्या है, अब देखना, कैपिटल लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, कितनी बेटा, 1 लाख। और इधर कैश कितना आ जाएगा, 1 लाख। बैलेंस शीट मैच है, इधर का टोटल कितना आएगा, 1 लाख, और इधर का भी। मतलब बैलेंस शीट हर स्टेप पर क्या होती है, सब नहीं होती तो वो सस्पेंस आ जाता है। वो 11th में था, 12th में नहीं है। सस्पेंस का मतलब है कोई ना कोई डिफरेंस है, मतलब कोई ना कोई आपकी मिस्टेक है। बोलो बात समझाएगी नहीं, समझा गया। अब सुनो ध्यान से, ये कंसेप्ट समझा गया। तो आपने ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है, एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। ये मत भूलना प्लीज, बाकी मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं बिना लॉजिक के, बिना रीजनिंग के नहीं करूंगा। रीजन पता होना चाहिए आपको, रटना नहीं, ये आएगा ये आएगा, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये तो सब स्कूलों में कराएंगे आपको, टेंशन मत लो। अगर वो यहाँ करना है फिर फायदा क्या हुआ आने का। तो ऐसा करो, इसको यहाँ नोट कर दो, ये इधर वाली साइड में आएगा, ये डीआर में, इसको इधर लिख दो, ये इधर आएगा, ये पेंडल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ये पेंडल में आएगा, ये इसको यहाँ, फायदा क्या हुआ। अब पार्टनर सैलरी कहाँ आएगी, पेंडल एप्रोप्रिएशन में आएगी। क्यों आएगी, बस रूल है। रूल क्यों है बताओ ना, लॉजिक क्या है इसका, मैं बताऊंगा, समझ लो। क्यों आएगी बेटा पार्टनर सैलरी, प्रतीक कुमार, इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि वो दिल से आवाज आती है। चलो चर्चा करेंगे अपने, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। यहां तक बात समझ आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट क्लास में किया था, उस दिन आप आए थे। आपसे पूछता हूं, आप बताना, ध्रुव कुमार, आपको सर पीछे लग गए, नहीं बेटा पूछ रहा हूं, बैलेंस शीट का नाम, आपका नाम ध्रुव है ना, ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव तारा है। चलो अब ये बताओ, बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है, क्योंकि मैच होती है। तो इसका अकाउंट, इसका नाम मैच अकाउंट भी लिख दे, मैच, इसका नाम लिख दे मैच, मैच। मैच वो क्रिकेट मैच की बात नहीं करे गधे। हाँ बेटा, हाँ जी सर, क्या नाम आपका, आदित्य। हाँ बेटा, गलत बात है, भाई सी है तेरा, देख ले। हाँ जी अग्रवाल साहब, गुप्ता जी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, मतलब ये सीट का मतलब स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है किसकी, बैलेंस की। जिसका बैलेंस बच गया वो बैलेंस शीट में आएगा, और जिसका बैलेंस नहीं है वो बैलेंस शीट में। तो कितनी आसान है, और आपको पता नहीं है, क्योंकि बताया गया। ये बात आपको उस दिन बताई थी मैंने। मतलब आप पूरे, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आप कईयों से पूछना, बहुत बड़ी बड़ी क्लास में गए तो ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होती है, इसमें क्या दिक्कत है आपको, क्यों होती है, तो क्यों कहते हैं, 2 कान क्यों है, कहता हाँ 2 ही है। क्यों है, कहता हाँ 2 ही होते हैं, तो बस वैसे बैलेंस शीट होती है। तो बेटा इससे लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, इससे वो आर्ग्यूमेंट हो गया आपस में। देखो नाम बिल्कुल क्लियर है इसका, बैलेंस शीट क्यों है, बैलेंस शीट मतलब बैलेंस की स्टेटमेंट है। अगर किसी चीज का बैलेंस बच गया तो बैलेंस शीट में आएगा, अगर बैलेंस नहीं बचा तो बैलेंस शीट में। याद करो वो दिन आप लिखते थे, मशीन लिखते थे बैलेंस शीट में, कितने की, 1 लाख की। लेस क्या कर दिया उसमें से, डेप्रिसिएशन, कितना, 10,000। बार कितना लिखा, 90, क्योंकि उसका बैलेंस 90 है। अगली बार फिर डेप्रिन लगेगा तो उसका बैलेंस फिर क्या हो जाएगा, कम। तो फिर बैलेंस कम करके लिख देते थे। और अगर उसका बैलेंस 0 हो गया तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं।
फिर टीचर बोलता है यार बेच दी, वो तो गई गई, वो तो है ही नहीं, वो अपने पास बैलेंस शीट में नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए नाम इसका बैलेंस शीट है कि जिस चीज का भी बैलेंस होगा, मान लो मैंने पैसा लेना है, डेटर है मेरे, लेना है डेटर है ना, तो डेटर का बैलेंस यहाँ आएगा, कितना रुपए लेना है। मैंने किसी को देने हैं पैसे, तो वो मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर है, वो दिखाऊंगा। मान लो डेटर का बैलेंस 0 तो नहीं आएगा बेटा। अब मेरे पास कैश कितना पड़ा, कैश का बैलेंस कितना, वो यहाँ आएगा। बैंक बैलेंस कितना पड़ा, वो यहाँ पे आएगा। कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, फर्नीचर, जो भी बैलेंस है मेरे सारे आएंगे यहाँ पर। इधर मेरे कैपिटल का क्या बैलेंस है, मेरे बीपी का क्या बैलेंस है, क्रेडिटर कितने हैं मेरे, बैंक का लोन कितना बैलेंस बाकी है, सारे बैलेंस ही आते हैं यहाँ पर। याद करो, यहाँ पर सैलरी आती है नहीं आती, आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है, आती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या है, बकाया, क्योंकि उसका बैलेंस है, क्योंकि उसका बैलेंस है। अब टीचर सैलरी वहां आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी। अरे भाई क्यों आएगी, बस रूल है, रूल सुन लो। सैलरी वो पे कर दिया आपने, खर्चा हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, मतलब बैलेंस बाकी है, बैलेंस यहाँ आएगा। फिर वो बैलेंस बाकी है तो वो लायबिलिटी बन गई आपकी। प्रीपेड इंश्योरेंस, बैलेंस बाकी है, अगले साल यूज होगा इंश्योरेंस का पैसा मेरा, इसलिए बैलेंस यहाँ आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? बेटा पार्टनरशिप पार्टनरशिप सब खत्म हो जाएगी, लॉजिक कहां से समझ में आएगा? सब हो जाएंगे, तीनों की तीनों बुक हो जाएंगे आपकी आराम से। समझ लो, ये नींव है, आपका बेस है 11th-12th। बोलो बात क्लियर कि नहीं? तो बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, बात समझ आ गई? क्योंकि जो बैलेंस बचता है वो किस में आता है बेटा, बैलेंस शीट में आता है। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। चलिए अब बैलेंस शीट पे अपने क्या लिखते हैं, एज ऑन या एज एट लिखते हैं ना, कारण सुन लो उसका। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। एज ऑन का मतलब को उस दिन, क्योंकि ये 31 मार्च को या 31 दिसंबर को जिस दिन अपनी बुक्स क्लोज होती है ना, बंद करते हैं। देखो या तो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च। जिस दिन अपनी बुक्स क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, उस दिन हम बैलेंस जो है वो शो करते हैं। या तो ये 31 मार्च को बनाएंगे या 31 दिसंबर को। एक बार सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आया कि बैलेंस शीट बनाई जाती है, पहला ऑप्शन था 30 जून, दूसरा ऑप्शन था 30 सितंबर, थर्ड ऑप्शन था 31 मार्च। बोलो क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा जो अभी बोला नहीं मैंने, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ सीए के अंदर। एट द एंड ऑफ, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, खत्म होगा, उस दिन आएगा। और फोर्थ ऑप्शन ही था वहां पर। फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, आपका बिजनेस है बेटा, आपका ईयर हो सकता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, तो आप बैलेंस शीट तो बनाओगे 31 दिसंबर को। इन सर का 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, कब बनाएंगे? 31 मार्च को बनाएंगे। तो आंसर क्या है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सुनो, जिस ईयर में हम काम करते हैं, ठीक है, और उसका प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। हिंदी में बोलते वित्तीय वर्ष, लेकिन हिंदी तो अपने काम की नहीं है, क्योंकि हम सब अंग्रेज बन गए है बेटा। वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। कोई डाउट है क्या? चलिए, तो बैलेंस शीट हमेशा बनती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते कई बार, वहां बच्चा घबरा जाता है क्योंकि कभी सुना ही नहीं होता, आता है उसको बट पता नहीं होता। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनती है बेटा, क्लियर है? चलिए, अच्छा, एज ऑन या एज एट लिखते ना, उसका मतलब इस दिन हमारी ये बैलेंस है ना, 31 मार्च को। हो सकता है 1 अप्रैल को बैलेंस क्या हो जाए बेटा, चेंज। कैसे सर? सुनो, आपने यहां पर कैश दिखाया था 1 लाख रुपए बैलेंस। मान लो 1 अप्रैल को बेटा आपने 20,000 किसी को पेमेंट दे दी, तो कैश कितना रह गया? 80 रह गया, कम हो गया ना। तो हो सकता नहीं मशीन खरीद ली 1 अप्रैल को, तो मशीन बढ़ जाएगी। तो मतलब इसलिए एज ऑन दिखाते कि इस दिन ये बैलेंस है, अगले दिन बैलेंस चेंज भी हो सकते हैं, क्लियर है? लेकिन जब अपने ट्रेडिंग पेंडल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ना, वहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखते हैं। क्यों लिखते, सुन लो बेटा। जैसे मैंने ये प्रॉफिट निकाला 2001 का, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 2001 का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो मैं क्या करूंगा, 2001 की इनकम लूंगा यहां पर, और 2001 के क्या लूंगा, एक्सपेंस, और मैं यहां क्या निकाल लूंगा, नेट प्रॉफिट। इससे पहले बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा, उसमें जीपी निकलेगा, समझ गए? अब सुनना,
अब मैंने यहां लिखा है वर्ड फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखते थे ना बेटा, ये क्यों लिखते थे? क्योंकि ये ईयर एंड हो चुका है, एंड का मतलब ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और तो जैसे ये ईयर खत्म होगा तो इस ईयर की इनकम भी क्या होगी, खत्म होगी। जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया तो लास्ट ईयर के बैच पढ़ाया, लास्ट ईयर के बच्चों से फीस ले ली, वो मेरा ईयर क्या हो गया, खत्म। समझ आया? जो लास्ट ईयर मेरे एक्सपेंस हो गए थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि राम मेरे पास जॉब करता था, मान लो मैंने उसको सैलरी दी पिछले साल पूरे साल। अब राम आया कि सर इस साल की सैलरी दो। मैं कहा सैलरी ये क्या होती है? कैसे काम कर रहा हूँ मैं, आपके पास जॉब कर रहा हूँ, सैलरी? मैं कह लास्ट ईयर तो दी थी। कहता सर लास्ट ईयर दी थी तो इस साल भी तो देनी पड़ेगी आपको। मैं क्यों मजाक कर रहा है, लास्ट ईयर दे तो दी तेरे को सैलरी। कहता सर ऐसे है, लास्ट ईयर काम भी किया था, इस साल काम करवाना है तो सैलरी दो। वो सैलरी तो लास्ट ईयर की लास्ट ईयर में खत्म होगी कि नहीं होगी, होगी। अब मैंने पैसे मांगे कैसे, मैं क्या बेटा 12th की फीस। सर क्यों मजाक करो, लास्ट ईयर तो दी थी आपको। तो 11th की दी थी, वो तो खत्म होगी। बोलो खत्म हो गई नहीं? तो खत्म हो गई तो क्या लिख रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब वो एंड हो चुकी है, वो अगले साल यूज। लेकिन बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं ना, वो अगले साल भी यूज, इसलिए एंड नहीं होती। वो कहते ये लो 31 मार्च को, कहते 1 अप्रैल को सर आपके बेंच में जैसे सब खत्म हो जाएंगे। मैं कहा ऐसे मत बोल यार, इसका यूज करना 15 साल से, इसी पे सुमित पढ़ा था बेटा, इसी बेंच पे। समझ रहे मेरी बात को? मतलब ये बेंच 15 साल हो गए मेरे को, डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ जरूर, वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे बेटा? अरे बोलो जैसे। इसलिए यहां पर इनकम और एक्सपेंस उस साल की खत्म हो जाती है, इसलिए वर्ड लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ये भाई साहब खत्म नहीं होती, इसलिए एज ऑन लिखते। देखो ये कितनी बड़ी बात है, बेसिक की, और हमें पता नहीं होती। ठीक है जी, चलिए इतना बहुत है, बीच बीच में ज्ञान देता रहूंगा। अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, बुक्स है आपके पास, है बेटा? बुक्स है जी, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। बाबूजी बुक्स दो। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 as follows. Partnership is the relation. Partnership is the relation person who have agreed, who have agreed. एक मिनट मैडम बस, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, acting for all। अब इसको समझाता हूं बेटा, ये जहां डिट्टो लैंग्वेज लिखी है जो सेक्शन 4 ने बताई है, सेक्शन 4 लिखा हुआ है। जैसे बोलते ना सेक्शन 10 लगेगा, सेक्शन 4 लगेगा, सेक्शन 2 लगेगा, ये मतलब क्या होता है सेक्शन का ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल, बड़ा ले मैन की लैंग्वेज समझाता हूँ। ले मैन मतलब जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती। मान लीजिए एक बच्चा क्लास में लेट आता है, मैंने कहा बेटा लेट बताया क्या, 2 दिन बाद बोला, फिर मैंने एक दिन सभी को कॉमन कहा, बेटा बात सुनो ध्यान से, कि जो बच्चा कल से लेट आएगा उसको 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, उसको 1 घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, और उसकी छुट्टी भी क्लास ऑफ होने के आधे घंटे बाद होगी, और जाते हुए वो सारे सेंटर की लाइट ऑफ करके जाएगा।
उसको पनिशमेंट दे दी मैंने, वो किसके लिए पनिशमेंट है? जो लेट आएगा। मान लीजिए फर्स्ट डे कैशो लेट आया, तो मैं कहा बेटा ऐसे है, 100 रुपये तो पेनल्टी है, 1 घंटा तो बाहर खड़ा रहे, आधे घंटे बाद छुट्टी होगी तेरी, और जाते हुए तू लाइट बंद करके जाना। ठीक है। आगे अगले दिन ध्रुव आया, फिर मैं लग गया कैसा रहा, पता है 1 घंटा है, 100 रुपये पेनल्टी है। फिर आप आए, मैं क्या हाँ भाई 100 रुपये पेनल्टी है, 1 घंटा बाहर रहे, आधे घंटे बाद जाएगा, लाइट बंद कर जाएगा। अब मेरे को बार बार ये 4-5 बातें जो पनिशमेंट की है वो बोलनी पड़ रही हैं। तो मैंने क्या किया, इन सभी बातों को एक सेक्शन में लिख दिया, उसका नाम दे दिया सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में लिख दिया कि अगर कोई लेट आता है क्लास में तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी है, 100 रुपये, 1 घंटा बाहर रहेगा, आधे घंटे लेट छुट्टी होगी और लाइट ऑफ करके जाएगा। ये चारों बातें कहां लिख दी, सेक्शन 2 में। अब प्रतीक बाबू लेट आया, मैं कहा बेटा सेक्शन 2 लगेगा तेरे ऊपर। मतलब ये कि सेक्शन 2 में जो लिखा हुआ है ना, वो इसके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। आज आपको बहुत बड़ी चीज बताई है मैंने, अगर समझ जाओ तो। इससे इजी लैंग्वेज में नहीं समझा सकता कि सेक्शन क्या होता है। कहता है इसमें धारा 307 लगेगी। धारा का मतलब हिंदी में धारा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्शन। धारा 307 किसकी है, हत्या की साजिश की, मर्डर की। धारा 302 टेप दिया, जय बाबे की, राम नाम, समझ रहे मेरी बात को। तो उसमें वो सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 302, मतलब उसमें जो पनिशमेंट है वो लगेगी इसके ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बात आपको। मतलब सेक्शन का मतलब ये होता है कि उस सेक्शन के अंदर जो मेंशन है वो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे बोलो आगे समझ में। चलो बेटा, मैं LLB की मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, तो लॉ की भी अच्छी नॉलेज है अगर आप लेना चाहो तो ये सेक्शन का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब देखो ये क्या बोलता है, मैंने ना जानबूझ के बुक से लिखी है एग्जैक्ट डेफिनेशन जो लॉ के अंदर लिखी हुई है। बेटा जो लॉ बनाता है ना कानून, ये पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे ना कि डेफिनेशन किसमें क्या, सेक्शन 4 में क्या, सेक्शन 4 लगेगा, तो सेक्शन 4 की डेफिनेशन लगेगी। बोलो बात समझ आएगी। चलिए ये क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कहता पार्टनरशिप के बारे में किसने बताया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है, एक्ट 1932। ये 1932 क्यों बता, क्योंकि ये 1932 में इसका हैप्पी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे कब था, सारे क्यों बता देता हूँ आपकी बुक में, 1 अक्टूबर को एप्लीकेबल हुआ था ये, गांधी जी से एक दिन पहले, 2 अक्टूबर को है। तो पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 अक्टूबर 1932 को। नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है। इसके पिताजी का नाम क्या है, अरे अरे हरेक का पापा होता है ना, इसका पापा है। ये बेटा पता कहां से अलग हुआ था, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही होता था, तो उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इतना पार्ट अलग करके नया बना दिया इसको, क्या, पार्टनरशिप। समझ आ गया। जैसे 2 भाई होते हैं ना, दादाजी अलग हुए थे, एक ब्रांच उधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई, फिर उन्होंने 2 ब्रांच खोली, फिर एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई। समझ रहे मेरी बात को। तो ये वहां से निकला बेटा, कहां से निकला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है सीए में और बीकॉम में, ये पार्टनरशिप एक्ट भी है बीकॉम में भी और सीए में। और गुड सेल्स एक्ट भी है बेटा, गुड्स खरीदते हैं, कंज्यूमर मार्केट का राजा होता है, इकोनॉमिक्स बढ़ाती है आपको, किंग होता है ना बेटा। चलो एनीवे, तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और वो डेफिनेशन किसमें दे रखी है, सेक्शन 4 में। बात समझ आ गई। अब सेक्शन 4 क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कहते हैं पार्टनरशिप पर्सन के अंदर रिलेशन है, संबंध है उनका, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो अपने कहता है उनका रिलेशन आपस में, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस सारों के द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा, मान लो 3 पार्टनर है, तीनों मिलके, 2 है तो 2, 5 है तो 4 है तो, ठीक है, बाय ऑल, और या एनी ऑफ फॉर्म एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक उन सब। अब क्या है, मान लीजिए मेरे को पता लगा राम साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम साहब कहते हैं यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, स्टार्ट कर लेते हैं, पैसे की कमी है, कहते हैं ऐसे पर मोहन को मिला लेते हैं पार्टनर, पैसे वाली पार्टी है। इसको, मोहन को बोला यार ये बिजनेस है, मोहन देख अपने कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, कहते बिल्कुल कर लेंगे।
पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम नहीं मेरे पास आने का भाई, सुन ले मेरी बात, आ नहीं पाऊंगा। कहता वो तो हमें पता है यार, तेरा काम बहुत बड़ा है, चल तू सुबह शाम गेड़ा लगाता रहे ना। कहता हाँ वो काम कर लूंगा, संभालना तुमको पड़ेगा, पैसे मैं लगा दूंगा। होता है या नहीं होता, ऐसे बिल्कुल होता है। तो अब वो पार्टनर बन गया और उसने कहा कि भैया सुन ले, तू संभालेगा शॉप और तू संभालेगा बाजार। मतलब उसको क्या ड्यूटी दे दी दुकान की, उसको मार्केटिंग की। तो वही बात है कि या तो सारे मिलके काम करें, है ना, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, और या तीनों के, या मान लो दूसरा भी कहता है भाई मेरे भी काम है अलग से, मैं भी सुबह शाम आया करूंगा, कहता है ऐसे है पार्टनरशिप कर लो, मैं संभाल लिया करूंगा। समझाया कि नहीं? बहुत से कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, अभी मुकेश शाह कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉलोनियां काटता है, रिक्शा डालता है, तो संभालते दूसरे पार्टनर ही है इसके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो या तो सारे मिलके काम करेंगे या सबके ब्याह पर कोई एक काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान से एक नॉलेज यही देता हूं, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो मेरी तरह पैसे लगा के कहता है सुबह शाम आऊंगा, उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो समझाइए, ये डेफिनेशन आपको बताइए, आई बात समझ में? तो एक्टिव पार्टनर हो रहे, स्लीपिंग। क्लियर हो गया बेटा बंदा? तो ये आप देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कहता उनका रिलेशनशिप है जो आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे और बिजनेस को चलाएंगे सारे मिलकर, या सबके द्वारा, किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा या दो के द्वारा चलाया जाएगा। समझ आ गई नहीं आ गई? ये पार्टनरशिप का हो गया। अब बेटा होता क्या है, मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। पार्टनरशिप जब बनते हैं ना, तो वो एक डीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्य, आर यू ओके? पार्टनरशिप डीड बनानी मैंडेटरी है बेटा? नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वैसे जरूरी है, ऐसे जरूरी नहीं है। ध्रुव बाबू बिल्कुल सही है इसकी बात। पार्टनरशिप डीड बनानी मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड बेटा। मैं थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, ध्यान से, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनानी मैंडेटरी नहीं है, बट बनानी चाहिए। ठीक है, डीड क्या होता है? डीड में उन्होंने आपस में जो जो प्रोमिस किए हैं एक दूसरे से, हम इतना पैसा कैपिटल आप लगाओगे, इतना मैं लगाऊंगा, फ्यूचर में प्रॉफिट 60% तेरा 40 मेरा। अब 60-40 बोल देते तो अच्छा लगता है बच्चे को, 60% 40%। अब देखो, अब यहाँ ऐसे नहीं बोलेगा, ये 60% और 40% बना तो ये 2:3 हो गया बेटा, सॉरी 3:2 हो गया। ये क्या हो गया? 3:2। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। अब बच्चा कहता 3:2, अरे डरो मत, वही है ये, वही है। सर हमें ना ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमें तो वैसे अच्छा लगता है। तो 3/5 परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं, वो 60% आ जाएगा। समझ आ गई नहीं आ गई? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है, कौन फर्म से कितना पैसा विड्रॉल करेगा, ड्रॉइंग करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होगा, कोई बिजनेस से पैसा निकालेगा उस पे इंटरेस्ट क्या होगा, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसके क्या क्या रूल और रेगुलेशन होंगे, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसके क्या रूल और रेगुलेशन होंगे, बिजनेस को कैसे संभाला जाएगा, बैंक से लोन सभी पार्टनर से सहमति लेके करेंगे या एक लेके करेगा, सब बातें, जिन बातों पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, उन सब बातों को उसमें लिख लिया जाता है बेटा। भाई कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वो कहेगा मेरे को सैलरी चाहिए, दूसरा कहता है मैं मार्केटिंग करता हूं तो मेरे को कमीशन चाहिए, तीसरा कहता है ठीक है तुम कमीशन ले और तू सैलरी ले। कितने रुपए लगाए? कहता 10,000 कैपिटल के। तूने कितने लगाए? कहता 20,000 कैपिटल। कहता मैंने 10 लाख रुपए लगाए कैपिटल। तो एक काम करो, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। जब 31 मार्च को जब आएगा ना प्रॉफिट, जब लड़ाई करते फिरेंगे, इसलिए पहले से अपना सब कुछ लिख के क्या कर लो, तैयार कर लो, ताकि दिक्कत ना आए। तो सुन लो, पार्टनरशिप डीड बनानी मैंडेटरी नहीं है, बट एज ए आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे, क्लाइंट मतलब समझ लो, जैसे आपसे कोई सजेशन लेने आ गया तो आप अपने क्लाइंट को क्या कहोगे, डीड बनानी मैंडेटरी लेकिन बनानी चाहिए, फ्यूचर के लिए सेफ है ये। बोलो बात समझ आई? तो डीड कैसे बनती है मैं दिखाऊंगा आपको कल, आई बात समझे? और अगर डीड ना हो तो फिर साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप लगते हैं। क्या लगते हैं? जो आपको रटा दिए होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, एग्जीशन कैपिटल पे 6% मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन है नहीं मिलेगा, नए पार्टनर का एडमिशन सभी की सहमति से होगा। टेंशन मत लो, बता दूंगा, ठीक है।
वैसे ट्रेलर दिया कल क्या होने वाला है, जैसे सीरियल खत्म होता है ना कल क्या आएगा वो दिखाते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट डे था आपका, ठीक है बेटा। जय श्री श्याम सभी को। कल अपने इसको फंडामेंटल में सिर्फ डेफिनेशन लिखाइए, स्टार्ट करूँ कल। आज तो बेसिकल अपने जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।